हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। थैंक यू विवेक सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन। एक्चुअली विवेक सर की शादी फिक्स हो गई है, तो वो उसी की इनविटेशन के लिए आए थे। दैट्स व्हाई आई टुक योर टाइम, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए भैया, कल बच्चों ने कहा हमसे कि सर आप टाइम अपना जो है बचाने की कोशिश करें, और हमें प्रैक्टिस के लिए हमें टाइम देते हैं। इससे ज्यादा अच्छा है कि सर आंसर बताते चलें। लगाओ सर क्वेश्चन, जरा कल के क्वेश्चंस को हम लोग खींचते हैं। आ जाओ बेटा, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते नहीं, प्रैक्टिस कराता हूं। और सुनने के लिए तैयार हो जाएं सभी के सभी आंसर्स को, लेडीज एंड जेंटलमैन। Ladies and gentlemen, let us focus on question number 1. The lion did not eat her because he is a kind lion. इस लिखे सेंटेंस में सबसे पहले lion की वजह से आपने ही नहीं it का यूज किया, और बात लिखी हुई है अगर पास्ट में तो पास्ट की वजह से हम पास्ट का ही यूज करेंगे, ही नहीं it, और is नहीं was. It was a kind lion. क्वेश्चन नंबर 2, इफ आई वॉज यू, ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, इसलिए इसकी जगह हम लोग लिखेंगे इफ आई वर यू आई वुड टेल। बच्चों ध्यान रखें, इमेजिनेशन की बातचीत है, तो इफ आई वर यू आई वुड टेल द चेयरमैन टू कीप। बाकी का सेंटेंस अपने आप में ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। सी फॉर चाइना को ठीक करें, हैड एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 4, इफ वी हैड मोहित इन आवर टीम वी वुड विन द मैच अगेंस्ट योर टीम। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आए, लिखा है आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। क्वेश्चन ठीक करें बच्चों, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। अगला क्वेश्चन, आई हैव बीन अडोरिंग हर। बच्चों अडोर आप लोगों का वो 6 कैटेगरी से जुड़ा हुआ वर्ब है जिसका आप कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करते हैं, इसलिए आपका सेंटेंस बनता है आई हैव अडोर्ड, ADORED, आई हैव अडोर्ड हर। बाकी का सेंटेंस अपने आप में ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, शी वॉज विद मी अंटिल नाउ सो डोंट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट। अंटिल नाउ अगर हम लोग लिखा हुआ देखते हैं, अंटिल नाउ अगर हम लिखा हुआ देखते हैं तो बात रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन का हुआ, और रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन अगर है तो आप इसे परफेक्ट टेंस में यूज करें, और आपका सेंटेंस बनता है शी हैज बीन विद मी अंटिल नाउ। अगले क्वेश्चन पर हम काम करें। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर। बच्चों बिफोर की वजह से एंटीसीडेंट का जिक्र होना चाहिए, इसलिए आपका सेंटेंस है वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी। क्वेश्चन नंबर 9 पर काम करते हैं। आई विश ही सॉ यू व्हेन यू आर लिविंग। बच्चों इसे ठीक किया जाए, आई विश ही सॉ यू व्हेन यू हैड बीन लिविंग। वर नहीं, हैड बीन लिविंग। बाकी का सेंटेंस अपने आप में ठीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आए। इफ आई वुड हैव डन दिस। क्वेश्चन यहीं पर आप ठीक करना चाहेंगे बच्चों, इफ के साथ इफ के साथ हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, तो वुड का जिक्र नहीं। इफ आई हैड डन दिस, इफ आई हैड डन दिस, बाकी का सेंटेंस अपने आप में ठीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल। बच्चों बिफोर के साथ बिफोर के साथ जो भी सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, तो बच्चों बिफोर के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करें, बिफोर द रेन्स फॉल। Sentence 12, he used to study at least till 10 o'clock in the night, then he went to bed. बात past की है तो goes नहीं, went की बात आप करें।
क्वेश्चन नंबर 13, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स। नो मेंटल प्रोसेस की बात करता है और मेंटल प्रोसेस हम कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करते, इसलिए होना चाहिए आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड, आप सभी जानते हैं बिफोर के बाद हम हमेशा इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग, बाकी का सेंटेंस अपने आप में ठीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हर्ड, ऑर्डिनल के साथ हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्वेश्चन 16 पर आए। व्हेन आई विल बी 30, बच्चों व्हेन के साथ हम फ्यूचर नहीं प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, तो ठीक लिखा जाए व्हेन आई एम 30 मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी ओवर 30। व्हेन आई एम 30। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई। अब एज सुन एज लिखा हुआ है तो इसके बाद हमें फ्यूचर के किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है। आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई गेट एनी इंफॉर्मेशन। अगला सवाल, द विक्टिम ट्राइड टू अस अस व्हाट हैड हैपेंड। बात अगर पास्ट की है तो पास्ट की बात होने की वजह से आप लोग यहां पर पास्ट का ही परफेक्ट यूज करें, व्हाट हैड हैपेंड। क्वेश्चन नंबर 19, I want you to pick up the box of eggs gently and keep it in the corner. Keep, K-E-E-P. Next question, the judge had not given any decision until he had studied the case. बच्चों until के साथ condition past perfect में बताई गई है, तो लिखा हुआ पहला हिस्सा would के साथ have लगाकर लिखा जाना चाहिए था, तो A for apple को ठीक किया जाए, the judge would not have given any decision. Question number 21, these books have revised by, बच्चों ये आपका voices का क्वेश्चन है, इसे हम voices के दौरान अच्छे से समझ पाएंगे। Let us talk about question 22. Neha says that she will take her umbrella in case it rains. It will rain नहीं, in case it rains. Question number 23, Meenakshi along with her parents is going to Mumbai tonight because her eldest brother has been there. Next question, the teacher said to us that we should stay at home if it rains. बच्चों सारा का सारा सेंटेंस अगर पास्ट में लिखा है तो पास्ट होने की वजह से if it rained, RAINED। अगला सवाल, he would not have done all this if he had not been investigated by his wife. इस लिखे हुए सेंटेंस में if और not को आप मर्ज करेंगे और लिखा होना चाहिए unless he had been investigated by his wife. Next question. Many of my friends wished to come here today but none of them arrived yet. आप अगर इस yet को ध्यान से देखेंगे अगर आप येट को ध्यान से देखेंगे तो येट आपके 3 लॉजिक्स पूछता है परीक्षा में। सबसे पहले येट की अरेंजमेंट सेंटेंस के आखिर में हो, येट हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और तीसरी बात येट का जिक्र होता है नेगेटिव सेंटेंस में। तो इसका मतलब इस लिखे हुए सेंटेंस में आप लिखेंगे नन ऑफ देम हैव अराइव्ड येट। क्वेश्चन नंबर 27, I have come to know that your father died last week. अगर यहां पर last week लिखा है तो last week की वजह से आप लोगों को यहां पर has died लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ died लिखेंगे क्योंकि last week टाइम वर्ड है past indefinite का। क्वेश्चन नंबर 28, it is high time you started this work. बात की है हम लोगों ने इट इज टाइम के साथ, अगर हम बात करें तो इट इज टाइम के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड दिस वर्क। क्वेश्चन नंबर 29, ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विद हिम। बच्चों बात अगर प्रेजेंट के बारे में कही है तो हैड कम नहीं हैज कम, अच्छा पेरेंट्स लिखा है तो हैज कम नहीं हैव कम, HAVE। क्वेश्चन नंबर 30, नाउ अ डेज। आप अगर ध्यान से याद करें नाउ अ डेज की अगर हम बात करते हैं
तो नाउ अ डेज एक ऐसा कीवर्ड है जो पैरेलल एक्शन बताता है, और पैरेलल एक्शन को हम कॉन्टिन्यूस टेंस में ही बताते हैं, तो होना चाहिए नाउ अ डेज ही इज टीचिंग फिजिक्स। बाकी का सेंटेंस अपने आप में ठीक है। लेवल 2 के क्वेश्चंस हमारे यहीं तक हैं। इसके अलावा भी आप लोगों के और भी क्वेश्चंस हैं, आप उन सभी के सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप अपनी बाकी आगे की प्रैक्टिस कर सकते हैं। Let us talk about the next topic we are to discuss today. Ladies and gentlemen, let us talk about the next topic we are to talk about. और हमने कंडीशनल सेंटेंसेस में एक बात को समझा था कि कंडीशंस को बताने के लिए कंडीशन तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन कंडीशन बताने की अगर हम कोशिश करें तो कंडीशन का रिजल्ट डिपेंड करता है हमारे मूड पर, और यहीं से हमारी काफी इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है जिसे हम कहते हैं मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी क्या होती है, बड़े ध्यान से सुने। आपके एनडीए, सीडीएस क्लोज टेस्ट, आपके बैंकिंग एग्जाम्स के क्लोज टेस्ट, फिलिप्स में भी ये क्वेश्चन हमें मिलता है, ठीक है। मॉडल एक्सिलरी की अगर हम बात करते हैं तो मॉडल एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। मॉडल एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं मूड ऑफ द स्पीकर। ये रिप्रेजेंट करती हैं मूड ऑफ द स्पीकर। मॉडल एक्सिलरी ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मॉडल एक्सिलरी ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं मूड ऑफ द स्पीकर। इसी मूड की अगर हम बात करें तो इसी मूड को ग्रामेरियंस एटीट्यूड भी कहते हैं। अगर एटीट्यूड को हम समझने की कोशिश करें तो एटीट्यूड का मतलब हमें समझ आता है पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम कहें मॉडल एक्सिलरीज वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मॉडल एक्सिलरीज वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं मूड ऑफ द स्पीकर को, और इसी मूड को अगर हम कहें तो एटीट्यूड के नाम से भी जाना जाता है, और एटीट्यूड का मतलब हमें समझ आता है पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगर कायदे से समझें तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को दो हिस्सों में बांटकर परीक्षा हमारे सामने रखती है। एक जिसे हम कहते हैं प्योर मॉडल एक्सिलरीज। प्योर मॉडल एक्सिलरीज की लिस्ट को ध्यान से देखें। इसे हम कहते हैं मे, माइट, हम कहें कैन, कुड, हम अगर कहने की कोशिश करें विल, वुड, अगर हम कहें शेल, शुड, हम अगर कहें हैव टू, हैड टू, अगर हम कहने की कोशिश करें ऑट टू, इसकी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखें, इसे हम कहते हैं ऑट टू, और एक तरफ हम लोगों ने लिखा मस्ट। संख्या में ये प्योर मॉडल एक्सिलरीज कुल मिलाकर 12 हुए, और इसी के आगे हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो दूसरी मॉडल एक्सिलरी का नाम हुआ, इसे हम कहते हैं डिफेक्टिव। डिफेक्टिव को डिफेक्टिव ना कहकर हम इसी को सेमी मॉडल एक्सिलरी भी कहते हैं। डिफेक्टिव या फिर हम इसी को सेमी मॉडल एक्सिलरी भी कहते हैं। डिफेक्टिव या सेमी मॉडल एक्सिलरी संख्या में 3 होते हैं। आपकी परीक्षा ज्यादातर यहां से सवाल पूछती है। एक हुआ नीड, एक हुआ डेयर, और एक और प्यारी सी हेल्पिंग वर्ब हुई जिसे हम कहते हैं यूज टू। पहले यहां तक देखें ध्यान से, फिर आगे चलते हैं। प्लीज टेक योर टाइम। थैंक यू एवरीवन, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मॉडल एक्सिलरी की अगर हम बात करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिनका फंक्शन होता है मूड को रिप्रेजेंट करना, और इसी मूड को अगर हम समझें तो 2 तरीके से हम इनके सामने हेल्पिंग वर्ब का जिक्र अब लेना शुरू करेंगे।
एक हुआ प्योर मॉडल एक्सिलरीज और एक हुआ डिफेक्टिव या फिर सेमी मॉडल एक्सिलरी। तो सबसे पहले इन मॉडल एक्सिलरीज को समझने की कोशिश, हम लोगों ने आज तक इन मॉडल एक्सिलरीज को हिंदी में ही पढ़ा है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो मॉडल एक्सिलरीज का हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। आइए कहानी को अंग्रेजी से ही समझना शुरू करते हैं और अलग अलग तरह के मॉडल एक्सिलरीज को समझने के लिए अलग अलग सिचुएशंस हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और इसमें सबसे पहला जो जिक्र आया उसे हम कहते हैं परमिशन। आप परमिशन लेते भी हैं और परमिशन देते भी हैं। तो परमिशन की अगर हम बात करें तो परमिशन का देना, परमिशन का लेना, परमिशन का देना और परमिशन का लेना, ये दोनों के दोनों सिलसिले हम मॉडल एक्सिलरीज के साथ बताने की कोशिश करते हैं। और दो मॉडल एक्सिलरीज हमारे सामने आती हैं इसी आधार पर, एक जिसे हम कहते हैं मे और एक जिसे हम कहते हैं कैन। जब हम इस मे की बात करते हैं, जब हम इस मे की बात करते हैं तो मे का जब हम जिक्र करते हैं तो हमारा बिहेवियर फॉर्मल रहता है। फॉर्मल होने का मतलब जब हम जिससे बात करते हैं उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, और इसी की बात अगर हम कहना चाहें तो इसे हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। ठीक है जी। अब अगर हम इन स्कैन की बात करते हैं तो हमारा बिहेवियर इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल होने का मतलब हम जिससे भी बात कर रहे हैं उससे हम हमेशा फ्रेंडली बात करते हैं, या फिर कोड ऑफ कंडक्ट की बात नहीं, हम उस इंसान से कैजुअल तरीके से बात करते हैं। ठीक है। तो फॉर्मल होने का मतलब समझ में आता है फॉर्मल होने का मतलब समझ आता है, मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं तो मैं आप सभी को आप कहता हूं, शायद मैं फॉर्मल पेश आता हूं क्योंकि मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट करता हूं। तो इन्हीं चीजों को लेकर अगर हम क्वेश्चंस पर काम करना चाहें तो क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाता है, मैं कुछ एक सवाल लिख रहा हूं, आप कृपया ध्यान दीजिएगा। आपके सामने लिखे कुछ एक क्वेश्चंस, इन सभी के सभी लिखे हुए क्वेश्चंस को अगर हम ध्यान से देखें तो इनके लिए मॉडल एक्सिलरीज फिल करना आप अपनी तरफ से शुरू कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। आई होप इनको डिस्कशन पर लेकर चलते हैं। परमिशन का लेना या परमिशन का देना, परमिशन का लेना या परमिशन का देना बेसिकली दो मॉडल एक्सिलरीज के साथ बताई गई। एक में जिसके अंदर हम किसी भी इंसान के साथ फॉर्मल पेश आते हैं, रिस्पेक्ट मेंटेन करते हैं, हमारे बिहेव करने का एक तरीका होता है। लेकिन अगर कैन की हम बात करें तो हमारा बिहेवियर इनफॉर्मल होता है, फ्रेंडली होता है, जिसमें कोई नियम को हम फॉलो नहीं करते। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, लिखा है हमारे सामने सवाल, ब्लैंक आई कम इन सर। तो आप लोगों ने यहाँ पर यूज करने की कोशिश की होगी में, क्यों? क्योंकि फॉर्मल पेश आने वाला शब्द यहाँ है। आप जब किसी भी इंसान के सामने फॉर्मल पेश आते हो तो ऐसे शब्दों का जरूर यूज करते हो, सर, मैडम, मास्टर, या फिर कभी कभी किसी इंसान के नाम के साथ आप यूज करते हो मिस्टर, मिस, मिसेस, या फिर अगर हम कहने की कोशिश करें तो हम कभी कभी किसी इंसान के सरनेम का भी यूज कर लेते हैं,
सरनेम को ही आप सरनेम ना कहकर लास्ट नेम के नाम से भी जानते हैं। किसी भी इंसान का अपना एक सरनेम होता है। तो अब अगर इस तरीके से हम समझने की कोशिश करें, जो सवाल पूछते हैं आप मे आई कम इन सर, तो सामने वाले ने जवाब दिया यस यू। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझें। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अगर मैं आप सभी के सामने इज्जत से पेश आ रहा हूं तो उम्मीद की जाती है कि आप भी इज्जत से ही पेश आएंगे। इस बात को बदलता हूं मैं। अगर आपके सामने कोई इंसान फॉर्मल होकर परमिशन लेता है तो आप फॉर्मल परमिशन का आंसर फॉर्मल में ही देंगे। कोड ऑफ कंडक्ट तो यही कहता है कि अगर सामने वाला इज्जत कर रहा है तो आपसे उम्मीद नहीं की जाती आप मेरी बेइज्जती करें। तो यही आपकी परमिशन का फॉर्मल बिहेवियर हुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मे के साथ तो जवाब भी आप मे के साथ ही देंगे। ठीक है बच्चों, अधिकतर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। कुछ लोगों से अगर ये कहा जाए मे आई कम इन सर, सामने वाला जवाब देता है यस यू कैन, ये गलत है। इसीलिए एनडीए सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राहुल ब्लैंक आई सी योर फोन। अब किसी इंसान का नाम लेना मित्रता वाला व्यवहार दिखाता है और इसीलिए हम लोग यहां यूज करते हैं कि आई सी योर फोन। सामने वाले ने जवाब दिया नो यू कैन नॉट। तो कोड ऑफ कंडक्ट सेम कहता है अगर इनफॉर्मल कोई इंसान पेश आ रहा है तो आप भी इनफॉर्मल ही पेश आएंगे। अगली बात करते हैं मिस्टर गौरव। नाम के साथ अगर हम लोगों ने यूज किया है मिस्टर तो ये भी हमें समझ आया ये फॉर्मल पेश आने का तरीका हुआ, इसलिए परमिशन के लिए हमने यूज किया मे। अगला सवाल, आई हैव योर अटेंशन। आप अक्सर इस सेंटेंस को सुनते हैं कहीं पब्लिक प्लेसेस पर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या कहीं पर भी। तो कुछ भी अनाउंसमेंट करने से पहले कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है, आचार संहिता ये कहती है कि आप ये सेंटेंस बोलें। तो फॉर्मेलिटी बताने की बात हुई, इसीलिए आप लोग यहां पर यूज करने की कोशिश करते हैं मे आई हैव योर अटेंशन। अगले सवाल पर देखें तो ये लिखा सरनेम और ये लिखा है इसके साथ मिस्टर, यानी कि बात आ गई आपकी फॉर्मल होने की। इसीलिए आपने परमिशन ली मे वी सी योर पासपोर्ट, आपने जवाब दिया श्योर यू मे। जिस तरह से सवाल उसी तरीके से आपका हुआ जवाब। एक बार फटाफट से इस चीज को देखें, उसके बाद आगे चलते हैं प्लीज। आई होप आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा। ये तो सवाल था हमारी परमिशन का लेना या परमिशन का देना इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग बताया जाता है। चलिए दोस्तों, एक अगली बात को हम लोग समझना शुरू करते हैं। परमिशन के बाद एक अगली चीज आती है जिसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट। परमिशन के बाद एक अगली चीज आती है जिसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट का क्या लॉजिक है, क्या है इसका आधार, कृपया ध्यान से सुने और समझें। तो पहला सवाल तो दिल में ये उठता है कि रिक्वेस्ट और परमिशन में क्या फर्क होता है। पहला सवाल तो दिल में ये उठता है कि रिक्वेस्ट और परमिशन में क्या फर्क होता है। आप परमिशन की बात एक तरफ रखें, रिक्वेस्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल ध्यान से सुने। मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूं और अचानक से मान लीजिए आप सभी के सभी स्टूडेंट्स मेरे सामने हैं, मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूं और आप सभी क्लास में पढ़ रहे हैं और किसी एक स्टूडेंट का फोन बजना शुरू हो जाए, तो आप उस फोन को अटेंड करने से पहले मुझसे क्या लोगे? परमिशन लोगे। ठीक है, आप उस फोन को अटेंड करने से पहले मुझसे क्या लोगे? परमिशन लोगे। बिल्कुल ठीक होगी बात। क्लास चल रही है तो मैं आपको इशारे में मना करता हूं तो आप क्या करेंगे? उस फोन कॉल को अटेंड नहीं करेंगे। यही तो हुआ, आप उस फोन कॉल को अटेंड नहीं करेंगे। मान लीजिए वही इंसान फिर से आपके पास फोन कॉल करता है। अगर वही इंसान फिर से आपके पास फोन कॉल करता है तो क्या करें? तो आप उस फोन को, आपने सोचा एक बार मना कर दिया सर ने, दोबारा से क्या करना है अटेंड करके, आप फिर उसे अटेंड नहीं करते। अब वही इंसान बार बार आपके सामने फोन कॉल कर रहा है तो आपको लगता है कि सामने वाले को जरूरत है, और अब इस फोन कॉल को अटेंड करने से पहले आप परमिशन नहीं रिक्वेस्ट करते हैं।
तो रिक्वेस्ट के अंदर दो चीजें जुड़ती हैं। पहली बात तो ये कि जब भी कोई इंसान रिक्वेस्ट करता है तो उसकी टोन हमेशा कैसी होती है? हम्बल। हम्बल नहीं तो इसी को हम अगर कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं दोस्तों? पोलाइट। ठीक है, हम्बल या फिर इसी को हम कहना चाहें तो पोलाइट। और जब भी कोई इंसान किसी की रिक्वेस्ट करता है तो उसकी चिंता उसमें जुड़ी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पीकर्स कंसर्न। बोलने वाले की चिंता इसमें जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब अगर हम समझने की कोशिश करें, अच्छा देखो कई जगह पर बच्चों कोई ना कोई इंसान आपके सामने कहता है यार एक हम्बल रिक्वेस्ट है क्या ये कहना ठीक होगा? कभी कभी लोग कहते हैं हमारे सामने आके एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्या ये कहना सेंसिबल है? आप कहोगे रिक्वेस्ट की टोन होती ही हम्बल है, इसे कहने की क्या जरूरत है? ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपके सामने आकर कहे मुझे गीला पानी पीना है, आप कहोगे वाह, जब पानी कह दिया तो गीला कहने की क्या जरूरत है? अरे हाँ है ना। जैसे कई जगह पर हम शॉपिंग करने जाते हैं और वहां पर हमें लिखा हुआ मिलता है यू कैन विन अ फ्री गिफ्ट, क्या ये कहना सेंसिबल है? अरे भाई गिफ्ट अगर आप कह रहे हो तो गिफ्ट तो होता ही फ्री है। कई जगह पर हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है लेटेस्ट अपडेट, तो सोचने वाला सवाल आता है अपडेट होता ही लेटेस्ट है, कहने की क्या जरूरत है? ऐसे दुनिया भर के सुपरफ्लॉस क्वेश्चंस हम लोगों के सामने आते हैं और हम ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर बैठते हैं। तो खैर मुद्दा इस बात का है कि रिक्वेस्ट की टोन होती है हम्बल या फिर हम कहें तो पोलाइट, और इसमें जुड़ा होता है स्पीकर्स कंसर्न, यानी कि जो भी इंसान रिक्वेस्ट करता है उसकी गरज, उसकी चिंता, उसका मतलब इसमें जुड़ा हुआ होता है। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट बताने वाले दो मॉडल एक्सिलरीज हमारे सामने आते हैं, एक हमने कहा वुड और एक हमने कहा कुड। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना, एक हुआ वुड और एक हुआ कुड। आप जब इस वुड की बात करते हैं तो रिक्वेस्ट करने का अंदाज हुआ आपका फॉर्मल। आप जब यूज करते हैं कुड तो रिक्वेस्ट करने का अंदाज हुआ आपका इनफॉर्मल। मैं कुछ सवाल आपके सामने रख रहा हूं, कृपया ध्यान से देखें, अपने आंसर्स बनाएं। हमारे सामने लिखे हैं 3 सेंटेंसेस। इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर अगर हम कोशिश करें तो इन पर हम अपनी मॉडल एक्सिलरीज का यूज कर सकते हैं। कृपया ध्यान से देखें, फिर हम बात करना शुरू करेंगे कौन सी मॉडल एक्सिलरी कैसे यूज हो। लिखे हुए इन सेंटेंसेस के अगर हम आंसर बनाना चाहें तो बड़े प्यारे हैं इनके आंसर्स, कृपया ध्यान दें। सबसे पहले सवाल पर अगर देखते हैं, द लेडी सेड टू द ऑफिसर। अब कोई भी लेडी किसी ऑफिसर से अगर बात करेगी तो उसका व्यवहार कैसा होगा, ये हमें सोचना है। मॉडल एक्सिलरीज से बने सेंटेंसेस में हिंदी की हमें जरूरत नहीं है,
हिंदी की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी से सवाल नहीं होने वाले। बोलने वाला इंसान किसी भी इंसान के सामने जब बोलता है तो उस इंसान के व्यवहार को हमें समझना होता है। तो कोई भी लेडी किसी ऑफिसर से फॉर्मल होकर ही बात करेगी, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने सवाल को लिखने की कोशिश की, वुड यू रजिस्टर माई कंप्लेन? श्योर आई। अब एक बात सोचने की है, मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूं, मैं आपकी क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूं, किसी इंसान का फोन अगर रिंग होता है तो वो इंसान फोन को अटेंड करने से पहले मुझसे परमिशन लेगा। मैंने मना किया, क्लास चलती रही, फोन बार बार आते रहे, लेकिन जब उसे लगा कि सामने वाले को बहुत जरूरत है तो वो इंसान मुझसे फॉर्मल होकर परमिशन लेगा या रिक्वेस्ट करेगा, फॉर्मल होकर रिक्वेस्ट करेगा। अब अगर हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो रिक्वेस्ट का जवाब मुझे कैसे देना होगा? ऑब्वियसली रिक्वेस्ट का जवाब देना मुझे रिक्वेस्ट में नहीं, रिक्वेस्ट का जवाब हमेशा परमिशन में दिया जाता है। इसीलिए जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट का आंसर हम हमेशा परमिशन में देते हैं। ठीक है भाई। अब अगर मान लो हमारे पास कोई भी दोस्त आता है और वो मुझे अगर ये कहता है भाई मुझे 10,000 रुपए दे दे, तो क्या मैं उसको पलट के कहूंगा ले ले यार ले ले? बिल्कुल नहीं। हम उस इंसान को परमिशन देंगे, बिल्कुल हम दे सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू की बात है बच्चों। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट का आंसर हम लोग फॉर्मल परमिशन के साथ देने की कोशिश करते हैं मे यूज करके, और इनफॉर्मल की अगर हम बात करते हैं तो इनफॉर्मल का आंसर हम कैन के साथ बताते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, द लेडी सेड टू द ऑफिसर वुड यू रजिस्टर माई कंप्लेन? श्योर आई। तो सामने वाले की रिक्वेस्ट की मंजूरी देना, परमिशन देना, इसीलिए यहां पर जवाब आता है मे। बिल्कुल ध्यान रखें, ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स हिंदी निकालने के चक्कर में ये कभी ठीक नहीं कर पाते और सारा खेल गड़बड़ हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, इस शब्द को ध्यान से देखें। इस शब्द का अर्थ है मोम। आप मम्मी से कैसे बात करते हैं? फॉर्मल होकर या इनफॉर्मल होकर? डेफिनेटली इनफॉर्मल होकर। तो जब मम्मी से आप इनफॉर्मल होकर बात करते हैं, इसीलिए आप लोग यूज करते नजर आए, कुड यू कुक समथिंग फॉर मी? मम्मी ने जवाब दिया नो आई कैन नॉट। ऑब्जर्व कीजिएगा, ऊपर बात लिखी है। राज, किसी भी इंसान का नाम लिया तो यकीनन दोस्ताना व्यवहार है आपका, इसलिए आपने कहा कुड यू लेंड मी योर बाइक? नो आई कैन नॉट। एक बार बड़े ध्यान से इसे देखें, फिर आगे चलते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों ने इस बातचीत को समझ लिया होगा। लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट यूसेज ऑफ मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज में हम लोगों को यह समझना होगा कि बोलने वाला इंसान सामने वाले को किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है। चलिए एक अगली बात को लेकर चलते हैं, और अगली बात आती है जिसे हम कहते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये खेल है अनुमान लगाने का। अनुमान किस तरीके से लगाए जाते हैं, आइए ध्यान से समझते हैं। पॉसिबिलिटी को बताने के लिए 3 मॉडल एक्सिलरीज हम लोगों को यूज करने की इजाजत हुई। एक हमने कहा मे, इसी के सिलसिले में एक दूसरी मॉडल एक्सिलरी माइट, और एक तीसरी मॉडल एक्सिलरी आई कैन। अब इनको अगर समझने का हम प्रयास करें तो तीनों की तीनों मॉडल एक्सिलरीज का व्यवहार बिल्कुल अलग अलग हुआ। मे का जिक्र हम करते हैं जब मॉडल एक्सिलरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताने की कोशिश करती है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब हमें समझ आता है एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसका रीजन हमें दिया गया हो, या फिर अगर हम इसी को कहें वी हैव गॉट अ रीजन टू बी श्योर।
जब हमारे पास किसी भी पॉसिबिलिटी को बताने का एक रीजन हो, सेंटेंस के अंदर रीजन अगर दिया गया है तो, और अगर हम माइट की बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं वीक पॉसिबिलिटी, यानी कि वीक पॉसिबिलिटी का मतलब जिसमें कोई एब्सेंस है, मतलब रीजन तो है नहीं हमारे पास लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तरफ से अनुमान लगा रहे हो। जैसे अगर मैं कहूं आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिश हो सकती है। बादलों का होना एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने एक पॉसिबिलिटी कही, बारिश हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूं आसमान साफ है, बारिश हो सकती है, तो भाई आसमान अगर साफ है तो बारिश होने की संभावना तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहने में क्या बुराई लगती है। ठीक है बच्चों, एक अगली पॉसिबिलिटी से हम मिलते हैं और इसे हम कहने की कोशिश करते हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल। एक ऐसी पॉसिबिलिटी एक ऐसी पॉसिबिलिटी एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो हर किसी पर अप्लाई की जा सकती है। एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो हर किसी पर अप्लाई की जा सकती है, किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए बनी है। एक काम करते हैं, कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, कृपया ध्यान दें, और सेंटेंसेस के आधार पर इसके क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है सीखा जा सकता है। कुछ सवाल आपके लिए। लिखे हुए क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखें, पढ़ें और समझने का प्रयास करें। सात क्वेश्चंस हैं आपके सामने, जरा लिखे हुए इन सेंटेंसेस पर ध्यान दें और अपने आंसर्स की बात करें प्लीज।
चलिए कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लिखे हुए एक सेंटेंस को समझने से पहले लिखे हुए शब्द को देखते हैं। पॉसिबिलिटी, अनुमान लगाना। 3 तरह के हैं हमारी मॉडल एक्सिलरीज, इनके आधार पर कहानी बनेगी। मे का हम जिक्र करते हैं जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हम बताते हैं, यानी कि जो भी हो सकता है उसके लिए हमारे पास सेंटेंस में एक रीजन बताया जाता है। नंबर 2 पर अगर हम बात करते हैं, माइट बताता है एक वीक पॉसिबिलिटी, यानी कि हमारे पास कोई रीजन है नहीं पर फिर भी हम अनुमान लगाए बैठे हों। और अगली बात, कैन, एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो हर किसी पर लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1 ब्लैंक लर्न इंग्लिश। अब कोई भी तो अंग्रेजी सीख सकता है भाई। अगर बहुत कोई भी इंसान अंग्रेजी सीख सकता है तो इसका मतलब ये समझ आता है कि इसका मीनिंग सभी पर अप्लाई हुआ, इसलिए हमने कहा कैन। क्वेश्चन नंबर 2, शी इज गुड एट स्पोकन स्किल्स। वो इंसान बोलने में बहुत अच्छा है। शी ब्लैंक क्वालिफाई द इंटरव्यू। अब बोलने में बहुत अच्छा है तो यकीनन उसके पास रीजन है अपने इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, आई फॉरगॉट टू इनवाइट रीना। आपने रीना को इनवाइट किया नहीं, भूल गए, तो आपके हिसाब से रीना पार्टी अटेंड करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रखती है। अरे भाई, आप अगर किसी को इनवाइट ही नहीं करोगे तो उसके आने की संभावना ना के बराबर। तरुण हैज प्रिपेयर्ड वेल, ही ब्लैंक गेट गुड मार्क्स। अच्छी तैयारी है तो भैया मार्क्स अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, अपने आप ही हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, अगर हम बात करें इट इज क्लाउडी टुडे। भाई बादल अगर है तो डेफिनेटली हमारे पास बारिश होने का रीजन स्पष्ट है, इसलिए हम इसके लिए यूज करते हैं मे। एक अगला सवाल, एनीवन ब्लैंक डाई एनी टाइम। कोई भी किसी भी समय मर सकता है, सभी पर अप्लाई होती हुई नजर आई बात, इसीलिए हमने कहा कैन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आए दोस्तों। लिखा है, शी मे पॉसिबली विन द प्राइज एज शी इज वेल प्रिपेयर्ड। आप अगर ध्यान से देखेंगे इस लिखे सेंटेंस में, अगर आप ध्यान से देखेंगे, शी मे विन द प्राइज एज शी इज वेल ट्रेन्ड, इसका मतलब उसके पास स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी पहले से ही बता दी गई है। तो यहां पर इस पॉसिबिलिटी को बताने का कोई रोल है? बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन सुपरफ्लॉस हुआ। और क्या हुआ सुपरफ्लॉस? आपके लिखे सेंटेंस में अगर हम लोगों को लिखा नजर आता है मे या फिर माइट, तो इसमें या माइट के साथ हम लोगों को पॉसिबली, कभी कभी इसी की जगह हमें प्रोबेबली, कभी कभी इसी की जगह हम लोगों को लाइकली, ऐसे शब्द लिखे हुए मिलते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। ये सुपरफ्लॉस क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, कृपया इनका ध्यान दें, इनको बहुत अच्छे से देखें। टेक योर टाइम प्लीज, उसके बाद आगे बात करते हैं। एंड आई होप आप लोगों ने इसे देख लिया होगा। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं। आप अपने दोस्त से देखो, मॉडल एक्सिलरीज व्यवहार की बात है, बोलचाल की भाषा में ये बहुत जल्दी सीखा जाता है। आपने अपने दोस्त को कहा, चल यार नई फिल्म आज रिलीज हुई है पानीपत, मूवी देखने चलेगा शाम को। सामने वाले दोस्त ने आपको जवाब दिया मे बी। तो मे के साथ अगर आप बता रहे हो तो ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का इशारा हुआ, हाँ या ना? लेकिन अगर सामने वाला पलटकर जवाब देता है माइट बी, इसका मतलब समझ आता है कि भैया हम सामने वाले इंसान के सामने स्ट्रोंग नहीं, वीक पॉसिबिलिटी, आप जा भी सकते नहीं भी, आपको पता ही नहीं है भैया, कह सकते हैं। ठीक है ना जी? तो मे बी और माइट बी बहुत बार आप अपनी भाषाओं में प्रयोग करते हैं। चलिए सर कहानी आगे लेके चलते हैं। और एक अगला सिलसिला आता है जब हम बताने की कोशिश करते हैं एबिलिटी। बहुत खूबसूरत सवाल यहां से निकलता है जब हम बात करना चाहते हैं एबिलिटी के बारे में। एबिलिटी क्या होती है, किस तरह से बताई जाती है, कृपया ध्यान दें। एबिलिटी बताने वाले सवाल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो एबिलिटी बताने के लिए एक हुआ हमारे पास कैन, एक हुआ हमारे सामने कुड। जब कैन की हम बात करते हैं तो ये हमारे सामने रखता है
प्रेजेंट एबिलिटी को, यानी कि जो आप प्रेजेंट में कर सकते हैं। और अगर हम इस कुड की बात करें तो ये बताने का काम कर सकता है हमारे सामने पास्ट एबिलिटी। कुछ सवाल लिख रहा हूं आपके सामने, कृपया ध्यान दें, उसके बाद आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं हम। लिखिए, मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस, कृपया ध्यान दें और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। प्लीज मार्क योर आंसर्स, उसके बाद बातें आगे लेके चलते हैं। आई होप आप लोगों ने सभी के सभी आंसर्स पर फोकस किया होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। रीना ब्लैंक लिव दिस बुक इजीली। अब यहां पर डिसाइड कैसे किया जाए? सबसे पहली बात अगर हम देखें तो इस लिखे हुए सेंटेंस में, सेंटेंस 1 में कहीं पर कोई पास्ट के बारे में बताने वाला शब्द नहीं है। अगर पास्ट बताने वाला कोई शब्द नहीं है तो रीना के लिए ये प्रेजेंट एबिलिटी हुई, इसीलिए आपने कहा कैन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो सिलसिला आया पास्ट का, इसीलिए आप लोगों ने यहां पर चुना कुड। एक अगला सवाल आता है, जिसे हम कहते हैं आई ब्लैंक स्पीक 3 लैंग्वेजेस। अब देखो यहाँ कोई पास्ट का जिक्र है नहीं, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं कैन। एक अगली बात अगर हम करना चाहें तो अगला हमारे सामने सवाल आता है शी कैन बी एबल टू सोल्व। अब बच्चों, जब शी कैन सोल्व ऑल दीज क्वेश्चंस क्विकली, तो जब उस इंसान के अंदर एबिलिटी है ही, तो इस बी एबल टू को मेंशन करने की जरूरत नहीं। फिर से एक हमारे सामने तैयार हुआ सुपरफ्लॉस क्वेश्चन। लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर हमें लिखा नजर आता है कैन या फिर कुड, तो इसके साथ हम लोग कभी भी यूज नहीं करते बी एबल टू। ये आपका क्वेश्चन तैयार हुआ सुपरफ्लॉस का। एक अगला सवाल, रोहन ब्लैंक हेल्प मी व्हेन ही वाज हियर। लिखी हुई बात अपने आप में पास्ट की हुई, और पास्ट होने के नाते ही आप लोगों ने क्वेश्चन को तैयार किया कुड के साथ। फटाफट से देखें, फिर चलते हैं आगे। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू पीपल हैव सीन दिस। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
लिखे हुए सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो एक अगला लेवल हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर टू टॉक अबाउट अगली कैटेगरी से अगर हम मिलाएं तो इसे हम कहते हैं नेसेसिटी। इसे हम कहते हैं नेसेसिटी। नेसेसिटी की जगह अगर हम कहना चाहें तो एडवाइस, एडवाइस की जगह अगर हम कहना चाहें तो इसी का एक अर्थ और निकलता है जिसे हम कहते हैं सजेशन। सजेशन नहीं तो इसी के लिए हम फिर से एक बात कहते हैं ऑब्लिगेशन। चार सिचुएशंस को हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई सेड इट अगेन, चार सिचुएशंस को हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे मॉडल एक्सिलरीज के साथ। कृपया ध्यान से सुने, समझें। सबसे पहला सिलसिला हम लोग समझने का कोशिश करते हैं एक प्यारे सी मॉडल एक्सिलरी शुड के साथ। जब आप इस शुड की बात करते हैं, जब आप इस शुड की बात करते हैं तो शुड हमें ऐसा लगता है कि जब हम किसी को सलाह दे रहे हैं तो ये जनरल सेंस में यूज किए जाने वाला शब्द हुआ। ये जनरल सेंस में यूज किए जाने वाला शब्द हुआ। जनरल सेंस का मतलब समझ आता है कि आप इसे चाहे तो माने या फिर चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। इसीलिए इसे ग्रामेरियन कहते हैं इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप चाहें तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। इसी के आगे एक अगली मॉडल एक्सिलरी आती है मस्ट। जब हम मस्ट की बात करते हैं तो मस्ट का मतलब हमें समझ आता है ये काफी इंपॉर्टेंट हुआ, ये एक ऐसी सलाह है जिसे मानना काफी इंपॉर्टेंट हुआ, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कभी कभी बोलने वाले की चिंता इसके अंदर स्पष्ट नजर आती है। इसके अंदर स्पीकर्स कंसर्न स्पष्ट नजर आता है, बोलने वाले इंसान की चिंता इसके अंदर नजर आती है। एक अगली मॉडल एक्सिलरी से हम मिलते हैं जिसे हम कहते हैं हैव टू। और जब हम हैव टू की बात करते हैं तो ये बताने की कोशिश करता है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स को हम कहें तो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब हुआ बाहरी दबाव। और ये दबाव किस चीज का होता है? जब किसी इंसान को हम मजबूर करते हैं डिसिप्लिन के आधार पर या फिर रूल के आधार पर, किसी नियम की वजह से हम किसी इंसान को मजबूर करते हैं, ये हुआ हैव टू। अब एक अगली बात आती है इसी हैव टू से एक अगली बात आती है जिसे हम कहते हैं हैड टू, जिसे हम कहते हैं हैड टू। और हैव टू का ही पास्ट होता है, पास्ट होता है हैव टू। और एक अगली बात आती है इसी मॉडल एक्सिलरी में जिसे हम कहते हैं ऑट टू। ऑट टू का अगर हम जिक्र करें तो इसे हम कहते हैं सोशली या फिर मोरली रिक्वायर्ड। यानी कि कोई भी ऐसी बातचीत जिसे सामाजिक या नैतिक स्तर पर लोग मानते हैं, लोग चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। 5 मॉडल एक्सिलरीज हमारे सामने आ रही हैं। इन्हें समझने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और अपने आंसर्स सोचेंगे।
मैंने आपके सामने 6 क्वेश्चंस लिखे हैं दोस्तों साथियों, कृपया 6 के 6 क्वेश्चंस पर सोचें और कौन सी मॉडल एक्सिलरी को फिल किया जा सकता है। लिखे हुए इन सभी के सभी क्वेश्चंस पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें, लेडीज एंड जेंटलमैन, लिखे हुए इन सभी के सभी क्वेश्चंस पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो इन सभी के सभी क्वेश्चंस के अंदर इन मॉडल एक्सिलरीज का हमें यूज करना है। सबसे पहला सवाल हमारे सामने आया और कहा है, राहुल यू लुक इल टुडे, यू ब्लैंक कंसल्ट अ डॉक्टर। कोई इंसान अगर बीमार है तो आप उसे सजेशन किस तरीके से देना चाहेंगे? कोई इंसान अगर आपके सामने बीमार है तो आप उसकी सेहत के लिए चिंता व्यक्त करेंगे और उस इंसान को बताएंगे कि ये बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। ज्यादा जरूरी होने की ही वजह से आप लोगों ने यहां पर यूज किया मस्ट। अगली बात, शी सेड दैट शी ब्लैंक पे द बिल। अब बिल पे करना किसी की मंजूरी पर नहीं चलता, इसके लिए तो दबाव होता है भैया, नियम है। बात पास्ट की होने की वजह से यहीं पर हम लोगों ने चुना हैड टू। एक अगला सवाल, वन ब्लैंक मस्ट या फिर शुड, यही चॉइस दी जाती है आपके एनडीए सीडीएस एग्जामिनेशन में, कीप वंस प्रॉमिस। इसीलिए हम इसके आंसर की अगर बात करते हैं तो ये आंसर हमारी तरफ से तैयार हुआ वन मस्ट, बाकी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, लिखा है मिस्टर शर्मा ब्लैंक चेंज हिज कार एज इट सीम्स ओल्ड। किसी इंसान को हम कहें कि भैया गाड़ी बदल लो, पुरानी लग रही है, जनरल सा सजेशन है, माने ठीक, नहीं माने तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, वी ब्लैंक पे द टैक्स अदरवाइज द डिपार्टमेंट मे माइट। ये जो शब्द लिखा है इसे पढ़ते हैं हम पीनलाइज, इसे हम पढ़ते हैं पीनलाइज। अगर हम देखें, अगर कोई इंसान टैक्स पे ना करे तो भैया जिस भी डिपार्टमेंट के पास टैक्स जाना है वो पूरा श्योर है वो आपके ऊपर दंड आप पर लगाएगा। इसका मतलब ये समझ आता है कि डिपार्टमेंट के लिए यहां तो पॉसिबिलिटी स्ट्रोंग हो गई, भैया आप टैक्स नहीं भरोगे तो टैक्स डिपार्टमेंट आप पर दंड भरने के लिए लगाएगा, कुछ ना कुछ पेनल्टी लगेगी। तो वहां से बात हो गई तो नियम की बात हो गई, नियम है तो मर्जी नहीं चलनी और नियम के लिए आपने चुना हैव टू। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वी ब्लैंक रिस्पेक्ट और एल्डर्स। अब देखो ये एक तो सामाजिक बातचीत है और इसीलिए हम लोगों ने लिखने की कोशिश की ऑट टू। एक बार ध्यान से देखें फिर बात करते हैं प्लीज। आवाज, चलिए आई एक्सपेक्ट आपको समझ आ गई ये बातें, चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहां पर लिखी हुई बातचीत अगर हम थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये हुए हमारे सामने मॉडल एक्सिलरीज। अच्छा बच्चों इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, मॉडल एक्सिलरीज की अगर हम बात करते हैं तो मॉडल एक्सिलरीज का जब भी हम यूज करते हैं तो सामने वाला हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करता है। मैं अगर कहूं यू शुड अटेंड द क्लास
तो इसका मतलब आप क्लास अटेंड करें या ना करें, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूं यू मस्ट अटेंड द क्लास, तो इस बात के पीछे एक वजह समझ आती है कि जिस इंसान को मैं ये कह रहा हूं उस इंसान के लिए मैं भी चिंतित हूं, क्योंकि शायद उस इंसान का फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं कहता हूं यू हैव टू अटेंड द क्लास, इसका मतलब आपके लिए ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि ये नियम की बात है। तो मॉडल एक्सिलरी ऐसा नहीं है कि मॉडल एक्सिलरी के अंदर हम एक ही मॉडल एक्सिलरी का यूज करें। मॉडल एक्सिलरी के अंदर शब्द बदलते ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। ठीक है जी। मैंने कहा माय फ्रेंड मे कॉल मी, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताना चाहूंगा मैं, हटा के मैं इसे कहता हूं माय फ्रेंड माइट कॉल मी, तो सर मैंने आपके सामने एक वीक पॉसिबिलिटी को रखा। तो पॉइंट ऑफ व्यू कहना चाहता है ये कि मॉडल एक्सिलरी का जिक्र हम जैसे ही बदलते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इसका व्यवहार बदल जाता है। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। चलिए अगली बात को लेकर चलने की कोशिश करते हैं, और एक अगला सवाल यहां से कहानी को जुड़ता हुआ आगे लेकर चलेगा। दोस्तों अब हम थोड़ी सी बात को लेकर चल लेते हैं आगे, और एक बहुत खूबसूरत जिक्र आपके सन्मुख आ रहा है, इसे हम कहते हैं पर्पस। पर्पस होता क्या है पहले इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। पर्पस होता क्या है इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। पर्पस का अगर हम सिलसिला लेकर चलते हैं तो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो पर्पस क्या है, आप कहेंगे ताकि हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है। अगर मैं कहूं कि आपने आपने ड्रेस पहनी ताकि आप खूबसूरत दिख सकें, तो पर्पस क्या है, खूबसूरत दिखना। इसका मतलब ये समझ आता है कि जब भी हम किसी कंडीशन की बात करते हैं, जब भी हम किसी कंडीशन की बात करते हैं, तो कंडीशन कभी एक सेंटेंस में नहीं होती। कंडीशन नहीं, जब भी हम पर्पस बताने की कोशिश करते हैं तो पर्पस कभी एक सेंटेंस में नहीं होता। पर्पस बताने के लिए हमें एक नहीं दो सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है। कैसे करते हैं ये काम, थोड़ा ध्यान से सुने। हम जब भी पर्पस बताने की कोशिश करते हैं तो एक नहीं दो सेंटेंसेस में हम पर्पस बताते हैं, और पर्पस बताने से पहले हम लोग मेंशन करने की कोशिश करते हैं एक्शन, और इसके बाद हम मेंशन करने की कोशिश करते हैं पर्पस। और इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए, इन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक खूबसूरत सी कंजंक्शन का। पहले दिन इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की छोटी छोटी डेफिनेशन बताई जाती है, ताकि जब इनका हम यूज करें तो उसके बाद हम आगे एक एक चीज को समझ सकें। कंजंक्शन के नाम पर अगर हमें लिखा हुआ नजर आता है सो दैट, लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से सुने, जब हम कंजंक्शन के नाम पर यूज करते हैं सो दैट, और पहले हिस्से में हम लोगों को लिखा हुआ नजर आता है प्रेजेंट टेंस, तो इस प्रेजेंट की वजह से ही हम पर्पस बताने का काम करते हैं मे के साथ। और यही एक्शन अगर हम बताने की कोशिश करें पास्ट में, तो आने वाले पर्पस को हम बताने का कोशिश करते हैं माइट के साथ। जैसे हाँ देखो टेंस का भी फर्क पड़ता है। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखा था शी सेड, तो सेड लिखने का मतलब बात पास्ट की हुई, और पास्ट की होने की ही बात, क्योंकि सामने वाले इंसान के लिए बिल पे करना उसकी मर्जी पर डिपेंड नहीं करता था, डिपेंड करता था नियम है भाई, नियम है बिल भरना है। तो इसीलिए शी सेड, सेड की वजह से ही हम लोगों ने दूसरे हिस्से में हैड टू का जिक्र किया। तो खैर वो बात दूसरी है, अब इस पर आते हैं। पर्पस बताने के लिए हमें एक नहीं दो सेंटेंसेस की जरूरत है। इन दोनों को हम एक एक्शन हुआ एक पर्पस हुआ जोड़ते हैं कंजंक्शन से, और कंजंक्शन के नाम पर आया सो दैट। चलिए कुछ एक सवाल पर काम करते हैं, कृपया ध्यान दें।
दो सवाल लिखे हैं आपके सामने, कृपया इन पर ध्यान दीजिएगा। तो इन लिखे हुए सेंटेंसेस के आंसर मेकिंग पर थोड़ा फोकस करते हैं और हमारे सामने लिखी हुई बातचीत को थोड़ा देखें ध्यान से। ही वर्कड हार्ड, लिखी हुई बात पास्ट में है, पास्ट होने की वजह से सो दैट के बाद हम लोगों ने लिखने का काम किया माइट। अगर हम देखें रन फास्ट, इंपैरेटिव सेंटेंस प्रेजेंट से ही जुड़े होते हैं, सो दैट लिखा इसीलिए आगे हम लोगों ने लिखा मे। क्लियर है बच्चों? अब अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस में मान लीजिए मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, क्या ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है? तो इस लिखे हुए सेंटेंस पर अगर हम फोकस करें, इस लिखे हुए सेंटेंस पर अगर हम फोकस करें तो यहां कहानी बदल गई। अब एक आप बात बताओ भाई साहब, आप जीते हैं ताकि खा सकें, बिल्कुल नॉनसेंस है। यहां पर एक्शन की जगह पर्पस हो गया है और पर्पस की जगह एक्शन हो गया है। इसीलिए हम इस सेंटेंस को अगर ठीक से समझने की कोशिश करें तो इस लिखे हुए सेंटेंस में सबसे पहली बात तो यहां पर ये जो पर्पस है वो एक्शन हो गया है और एक्शन हो गया है पर्पस। तो इस बातचीत को ठीक लिखने की कोशिश करें तो वी ईट, आगे हम लोगों ने लिखा सो दैट, आगे हमने लिखा कैन को हटाकर यहां पर मे, और उसके बाद हम लोगों ने लिखने की कोशिश की लिव। तो पहले इस बातचीत को आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए थोड़ी सी बात आगे हम लेकर चलने की कोशिश करते हैं। और भैया अगला सिलसिला ये कहता है कि जरूरी है क्या हर बार हम यहाँ पर सो दैट का ही यूज करें? जरूरी है क्या हम हर बार यहाँ सो दैट का ही जिक्र करें? मान लो अगर लिखे हुए सेंटेंस के अंदर, मान लो अगर लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को लिखा नजर आए एक दूसरा शब्द, और उस दूसरे शब्द से हम थोड़ा परिचय ले लेते हैं, और मान लो अगर हम लोगों को लिखा मिले एक शब्द लेस्ट, जिसे हम कहते हैं लेस्ट के अगर हम अर्थ को समझने की कोशिश करें तो इसे हम कहते हैं कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट के अर्थ को अगर हम समझें तो इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो। आप अगर इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कहीं ऐसा ना हो तो सवाल बड़ा प्यारा उठता है। जब लेस्ट अपने आप में ही नेगेटिव है तो आने वाले पर्पस में हम नॉट का यूज नहीं करते, पहली बात तो ये। दूसरी बात, पर्पस बताना हमारे मूड पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम हमेशा पर्पस बताने के लिए यूज करते हैं शुड को। दूसरी बात, तीसरी बात ये याद रखिएगा बच्चों, अच्छे पेपर में ही मिलता है, हम पर्पस बताने के लिए
हमेशा यूज करते हैं एक ऐसी वर्ब का जो कि नेगेटिव सेंस में ही अपना अर्थ बताती है, जो कि नेगेटिव सेंस में ही अपना अर्थ बताती है। अगर लिखे हुए इस सेंटेंस में मान लीजिए हम यहाँ सो दैट को हटाकर अगर लिखा हुआ देखते लेस्ट, तो क्या होता? तो भाई कहानी बदल जाती। लेस्ट होने की वजह से आने वाले पर्पस में कहीं नोट का यूज नहीं है, यानी कि पहली बात सही हुई। फिर हमने देखा मॉडल एक्सिलरी के नाम पर शुड का यूज हम करेंगे, इसीलिए यहां से इस माइट को हमने हटाया और हम लोगों ने लिखने का काम किया शुड। तीसरी बात, जो भी वर्ब है वो नेगेटिव सेंस वाली होनी चाहिए, इसका मतलब ये जो भी वर्ब लिखी है इसकी नेगेटिव सेंस वाली वर्ब हुई डिस्क्वालीफाई। पहला सवाल हमने तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर हम बात करें और लिखे हुए भाई सो दैट को हटाकर यहां पर अगर हम लिखते हैं लेस्ट, तो आने वाली बातचीत पे क्या होगा? तो भैया लेस्ट लिखने की वजह से ही सबसे पहले इस हटाओ मे को और यहां पर आप लिखने की कोशिश करेंगे शुड को, और आने वाली जो भी वर्ब है वो हटा के हम लोगों को नेगेटिव सेंस वाली वर्ब लिखनी होगी। इज माय पॉइंट क्लियर? अब आखिरी सवाल में भी अगर हम मान लो इस सो दैट को हटाकर यहां पर अगर हम लिखने की कोशिश करें शुड, तो आने वाले विचार में सबसे पहले तो इस मे को हटाकर हम लोगों को लिखना पड़ा शुड, और लिव की जगह हटाकर हम लोगों को लिखना पड़ा डाई। तो आखिरी सेंटेंस को आप पढ़कर देखेंगे प्लीज। अब अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो हिंदी जिन लोगों को जानकारी में है वो हिंदी में तो इसका खेल में बर्बाद हो जाएंगे, उन्हें लगता है हमें मर जाना चाहिए। हटाओ इस बात को, एक दूसरी बात पर लेकर चलना चाहूंगा। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, कृपया ध्यान से सुने। मैंने कहा एक छोटा सा सेंटेंस, शी इज नॉट केयरलेस। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें। सेंटेंस लिखा है आपके सामने, शी इज नॉट केयरलेस। अगर आप ध्यान से समझें तो इस लिखे हुए सेंटेंस में इस नॉट का मीनिंग नेगेटिव हुआ। अगर इस लिखे हुए शब्द में इस लेस के मीनिंग को समझें तो नेगेटिव हुआ। गणित ने हमें समझाया कि माइनस इंटू माइनस हमेशा रिजल्ट प्लस आता है। फिर सुने समझें, गणित ने हमें समझाया कि माइनस इंटू माइनस हमेशा रिजल्ट प्लस आता है। अरे हाँ ना। अब अगर मैं इस बात को भाषा पर अप्लाई करूं कि अगर किसी भी सेंटेंस में हम डबल नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं तो अर्थ हमेशा पॉजिटिव निकलता है। अगर हम किसी भी भाषा या वाक्य में दो नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं तो मिलकर वो पॉजिटिव मीनिंग बनाते हैं। मैं अगर कहूं मैं झूठ नहीं बोल रहा, नहीं नेगेटिव, झूठ नेगेटिव, दोनों आपस में टकराकर मीनिंग बनाते हैं पॉजिटिव। अरे हाँ ना। अब इसी बात को यहां अप्लाई करके देखते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा लेस्ट का मीनिंग क्या होता है। भाई लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो, यानी कि इसका मीनिंग नेगेटिव हुआ, इसका मीनिंग नेगेटिव हुआ, और यहां पर वर्ब हमने यूज की जो कि नेगेटिव सेंस बनाती है। तो माइनस और माइनस आपस में अगर टकराए तो मीनिंग क्या हुआ? पॉजिटिव। ठीक है जी। अब अगर हम कहने की कोशिश करें इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर यहां पर जो ये लेस्ट लिखा है, अभी अभी हमने समझा कि लेस्ट का मीनिंग नेगेटिव हुआ, भाई है ना। और आगे ये लिखा हुआ डाई है, इसका भी मीनिंग नेगेटिव हुआ। तो ये दोनों जब आपस में टकराए तो माइनस इंटू माइनस यानी कि डबल नेगेटिव वर्ड्स आपस में मिलकर पॉजिटिव मीनिंग बनाते हैं। तो आज की बात यहीं तक, बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़कर आए। मिलते हैं आप लोगों से सोमवार को आपके समय पर। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से पढ़ेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।